सभी लोगों को आज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। तहे दिल से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज दर्शन के इस विषय में हमारा विषय बिंदु है प्रकृतिवाद। इससे पहले हमने आदर्शवाद के में बताया कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के अर्थ क्या है, आदर्शवाद की क्या विशेषताएं हैं और इसके शैक्षिक प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम प्रकृतिवाद के बारे में समझेंगे। हम पाएंगे कि हाँ, वास्तविकता में दोनों वाद की क्या महत्व है और व्यक्ति या समाज को किस परिस्थिति के अनुसार किस वाद को जो है अपनाना चाहिए। ये प्रश्नों का उत्तर कुछ हद तक आप समझ जाएंगे। जहां तक प्रकृतिवाद की बात है तो मैं पहले बता दूं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद दर्शन के विपरीत माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्शवाद के अंतर्गत विचार, प्रत्यय और आध्यात्मिक को जो है सर्वोपरि माना जाता है। इसमें मुख्यतः आंतरिक वातावरण अर्थात हमारे मन की, हमारे मस्तिष्क की अंदर जो आत्मा होती है, उसी आत्मा को अब तक हम सर्वश्रेष्ठ समझते थे और वही चीज को हम विश्वास में रखते थे। इसीलिए इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होती थी। लेकिन जब हम प्रकृतिवाद की हम बात करते हैं तो प्रकृतिवाद दर्शन आध्यात्मिकवाद से परे और कहीं दूर जब हम बाहरी वातावरण में आते हैं तो इस भौतिक जगत को हम नकारते नहीं हैं। इस भौतिक जगत की खूबसूरती को अर्थात हमारे जो अंदर की आत्मा है, अंदर का वातावरण है, इनसे अलग हट के जो बाहरी वातावरण है हम उसकी सत्यता को मानते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत को हमने माना है और इसी वाद के अंतर्गत जो है ना हम आंतरिकवाद को ना छोड़कर बल्कि हम भौतिकवाद को छोड़कर हमने आध्यात्मिकवाद को छोड़कर हमने भौतिकवाद को अपनाया है। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी विस्तृत वर्ड को जो है ना हम समझेंगे। जो ऊपर की जो परिचय है उस परिचय को समझेंगे कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। मैं बताऊंगा आगे कि प्रकृति का यहाँ क्या अभिप्राय है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाता है। प्रकृतिवादी मनुष्य को निर्मल प्रकृति वाला मानते हैं और मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। वे समाज अथवा शासन के कठोर नियमों के विरुद्ध थे। जैसे हमने देखा कि आदर्शवाद में शासन के प्रति, उत्तरदायित्व के प्रति और विद्यार्थियों को संकीर्ण परिस्थितियों के अनुसार कठोरता बरती जाती थी। लेकिन प्रकृतिवाद इसके विपरीत है। प्रकृतिवाद बच्चों की अनुभवों को, बालक के अनुभवों को, उसकी रुचियों को समझता है। इसीलिए प्रकृतिवाद जो है छात्र केंद्रित होता है। कौन सा केंद्रित है? ये छात्र केंद्रित होता है। जबकि आदर्शवाद कैसा है? वो जो है शिक्षक केंद्रित होते हैं। तो इस बात को गौर से ध्यान में रखेंगे। प्रकृतिवाद के समर्थक महान दार्शनिक रूसो ने कहते हैं कि प्रकृति के हाथों में आने वाली प्रत्येक वस्तु बहुत अच्छी होती है। प्रकृति के हाथों में आने वाली सभी वस्तुएं अच्छी होती है, परंतु शुद्ध होती है, परंतु मनुष्य के हाथ में आकर वो दूषित हो जाती है। इसकी व्याख्या हम भी आगे करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ प्रकृति का अभिप्राय है बाहरी वातावरण से। आदर्शवाद के अंतर्गत आंतरिक यानी मनुष्य के अंदर निहित, और जो मनुष्य अपने चारों तरफ जहां भी देख रहा है उसकी सत्यता को जानने के लिए, उसकी खूबसूरती को जानने के लिए, इस भौतिक परिस्थिति को जानने के लिए हम प्रकृतिवाद का अध्ययन करते हैं। जहां तक इसके समर्थक की बात है तो हम आपको बता दें कि इसके समर्थक में है रूसो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, अरस्तु हैं, काम्टे हैं, बेकन हैं, हॉब्स हैं, हक्सले हैं, डार्विन है, लैमार्क है और भारतीय दर्शन के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हम प्रकृतिवाद के समर्थक मानते हैं। जहां तक इसके इतिहास का बात है तो मैं इतिहास का वर्णन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि यह भी एक प्राचीन जो है वाद है। जिस तरह आदर्शवाद एक प्राचीन वाद था, उसी तरह प्रकृतिवाद भी एक प्राचीन वाद है जिसकी बुनियाद मुख्यतः अरस्तु के समय से ही है। लेकिन इसका विस्तार की जब हम बात करेंगे तो इसकी विस्तार में सबसे बड़ा योगदान थेल्स को जाता है, जो कि हम गणित में जो है थेल्स प्रमेय को हम पढ़ते हैं। किनको जाता है? थेल्स को जाता है।
जैसा कि हम आपको जब हम प्रकृति तत्व मीमांसा जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां वर्णन किया था कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही प्राकृतिकवाद का जन्म होता है और तत्व मीमांसा की परिभाषा से ही हम प्रकृतिवाद की परिभाषा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब हम इन विस्तृत गुणों का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं इसके अंतर्गत कि प्राकृतिकवादी जो है वो दर्शन अनुभववाद के रूप में हुआ। अनुभववाद के प्रवर्तक महान दार्शनिक जॉन लॉक थे और प्रकृतिवाद दर्शन ने रूसो ने दिया। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रकृतिवाद क्या है, एक अनुभव दार्शनिक है, लेकिन इसको फैलाने को, इसके प्रचार प्रसार करने में तथा इसके शिक्षा में प्रयोग करने का मुख्य भूमिका हम रूसो को मानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जब देखेंगे पिक्स में सभी लोग देखेंगे, इस चित्र पे देखेंगे, इस स्क्रीन पे देखेंगे कि थॉमस जीन जैक्स रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर दोनों का जो है जन्म काल अलग अलग है। इसमें सबसे जो पुराने हैं वो है आपके थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जिनका जो है जन्म काल 1588 से 1689 है, उसने उन्होंने इस प्रकृतिवाद की रचना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। यह एक अच्छे फिलोसोफर भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस के भी थे। लेकिन जैसे 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 18वीं शताब्दी जब आती है तो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक के विषयों में आंदोलन होते हैं और उस आंदोलन में रूसो महोदय ने इस प्रकृतिवाद को बेहतरीन ढंग से जो है प्रस्तुत किया और इसके व्यवहारिक रूप को जो है ना अपनाया और बताया कि कैसे हम आर्थिक स्थिति में भी, राजनीतिक स्थिति में भी और धार्मिक क्षेत्रों में भी प्रकृतिवाद को कैसे अपना सकते हैं। बाद में रूसो महोदय ने इसके शिक्षा का क्षेत्र में उपयोग किया, इसीलिए हम फादर ऑफ नेचुरलिज्म की संज्ञा हम रूसो महोदय को देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद को फैलाने का कार्य जो है हम किसको मानते हैं, रूसो महोदय को मानते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, इन्होंने भी जो है ना रूसो के सिद्धांतों को माना और इसे भी अच्छी तरह से शैक्षिक दृष्टि में जो है ना व्यवहारिक रूप में अपनाने को कोशिश किया। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि प्रकृतिवाद एक अनुभववादी है और अनुभववादी के जनक जो जॉन लॉक थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति को और प्रकृति के तथ्यों को कैसे जो है हम अपनाएंगे, कैसे हम बाहरी जगत को जो है ना अपनाएंगे, कैसे जड़ तत्वों को अपनाएंगे, इनकी व्याख्या निश्चित रूप से इन्होंने किया। इस तरह जो है हम देखते हैं कि जो प्रकृतिवाद है उसमें मुख्य समर्थक के रूप में रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, हक्सले, डार्विन, लैमार्क, रविंद्रनाथ इत्यादि लोगों का नाम आता है। एक चीज थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं आपको कि अरस्तु महोदय एक जो है आदर्शवादी भी हैं, लेकिन अरस्तु को हम प्रकृतिवादी में भी जो है गिनती करते हैं, क्योंकि अरस्तु महोदय ने जब प्लेटो से दार्शनिक उपदेश जब लेते थे तो दार्शनिक उपदेशों को उन्होंने भौतिक जगत से भी जो है ना उन्होंने तुलना किया और वो आदर्श भौतिकवादी थे। कैसे थे वो? आदर्श भौतिकवादी थे, अर्थात आदर्शवाद के अंतर्गत भी उन्होंने पदार्थ और मानव की श्रेष्ठता को भी जो है स्वीकार किया है। इसीलिए अरस्तु महोदय को भी हम प्रकृतिवाद के अंतर्गत रखते हैं। जहां तक प्रकृतिवाद का अर्थ की बात है तो सभी लोग इस प्रकृतिवाद के अर्थ को विस्तृत गौर से देखिएगा। सभी लोग देखेंगे प्रकृतिवाद के अर्थ। ये प्रकृतिवाद जो शब्द है नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचर प्लस इज्म। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति और इज्म का अर्थ होता है वाद, अर्थात प्रकृतिवाद यानी एक ऐसा वाद जिसमें हम बाहरी जगत को, अपनी आंतरिक जगत को छोड़कर बाहरी जगत को, अर्थात जो हम आंखों से देखते हैं, जैसे हम अपने आंखों से क्या क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास जो है वस्तुएं हैं जो फैली हुई हैं, इस ब्रह्मांड में जो है पूरे जो है ब्रह्मांड की सृष्टि को जो है दिख रहा है, इसी में जो है पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज हम जो दिख रहा है, जो भी चीज हमारी बाहरी वातावरण जो हम आंख से देख रहे हैं वो सब जो है प्रकृति है, उसी को हम भौतिक जो है मानते हैं। तो
आदर्शवाद में जहां हम आंतरिक जो है मन को मानते थे, आत्मा को मानते थे, आध्यात्मिक शक्ति को मानते थे, वहीं प्रकृतिवाद के अंतर्गत अनुभव को, बाहरी जगत को हम मानते हैं। इसीलिए प्रकृतिवाद को अनुभववादी भी कहते हैं। और चूंकि इसकी बाहरी स्थिति भौतिक है, इसलिए इसको हम भौतिकवादी भी कहते हैं। क्योंकि भौतिकवादी के अंतर्गत जड़ता आती है, इसीलिए हम कभी कभी प्रकृतिवाद को हम जड़वादी भी कहते हैं। तो इस तरह जो है ये प्रकृतिवाद के अर्थ है। अब जो है यहाँ मुख्य दो बिंदु हैं जहां गौर करेंगे, मैंने लिखा है गौर करेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में रखते हैं। कितने अर्थ में रखते हैं? दो अर्थ में रखते हैं। पहला है भौतिक प्रवृत्ति और दूसरा है बालक की प्रवृत्ति। पूरी प्रकृतिवाद की डिफिनेशन इसी दो बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। मैं फिर एक बार गौर दिखाना चाहता हूं, गौर करके देखिएगा कि प्रकृतिवाद के डिफिनेशन अर्थ में क्या लिखा हुआ है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द प्रयोग दो शब्दों में करते हैं। एक है भौतिक प्रकृति के रूप में और दूसरा है बालक की प्रकृति के रूप में। मैं फिर आपको मैं बता दूं कि जितने भी जो है ना शिक्षा के अनुभव हैं, शिक्षा के उपयोग हैं, चाहे इसकी परिभाषाएं हैं, या जितने भी जो है प्रकृतिवाद के जितने भी दार्शनिक हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा को इसी इर्द गिर्द जो है चार दीवारी को रखते हैं। इसीलिए अगर आप प्रकृतिवाद को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको इन्हीं दो बिंदु को समझना होगा। वो कौन सा बिंदु है? पहला कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो है हम भौतिक प्रकृति का अध्ययन करते हैं, दूसरा है हम बालक की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अब हम दोनों का जो है ना अर्थ समझेंगे। हम दोनों का अर्थ समझेंगे कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत भौतिक प्रकृति का क्या अर्थ है और प्रकृतिवाद के अंतर्गत बालक की प्रकृति का क्या अर्थ है। तो यहाँ भौतिक प्रकृति का अभिप्राय है हमारे चारों तरफ इस वातावरण से जो बाहरी वातावरण है। मैं फिर बता दूं, जो मैं अभी बोला कि आदर्शवाद के अंतर्गत हम अपने आंतरिक, अपने आत्मा और अपने आध्यात्मिक शक्ति का अध्ययन करते हैं, वहीं इसके विपरीत हम बाहरी वातावरण, हम पदार्थ से बने जो है जितने भी वस्तु हैं, इनकी कल्पना हम करते हैं। और प्रकृतिवाद कहता है कि जो ये बाहरी वस्तु है यही वास्तविकता है, यही सत्य है, और पूरी जो है सृष्टि इसी से बना हुआ है और फिर इसी में विलीन हो जाना है। इन्होंने ईश्वर के कंसेप्ट को नकार दिया, इन्होंने इस ईश्वर के प्रत्यय को नकार दिया है, इनके कंसेप्ट को नकार दिया है। जैसा कि हमने आदर्शवाद में पढ़ा था कि इस सृष्टि, इस आत्मा और इस सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति जो कराता है वो एक ही कराता, वो है ईश्वर। अर्थात इस ब्रह्मांड के निर्माता ईश्वर है। लेकिन यहाँ हम प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम भौतिक प्रकृति का जब अध्ययन करते हैं तो ये बाहरी जगत ही वास्तविकता है, जो हम देखते हैं वही वास्तविकता है, जो हम अनुभव पाते हैं वही वास्तविकता है। और इसमें ईश्वर की बुनियादी चीज नहीं है। इस ब्रह्मांड की रचयिता प्रकृति है, इस ब्रह्मांड की रचयिता ईश्वर नहीं है। इस तरह यह दर्शन ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, यह दर्शन ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। अब है दूसरा है बालक की प्रकृति। गौर से सुनिएगा, बालक की प्रकृति। यहाँ बालक की प्रकृति का अभिप्राय है यानी नेचर ऑफ चाइल्ड। नेचर ऑफ चाइल्ड, कहीं कहीं यह मानव की प्रकृति भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मानव की प्रकृति भी लिखा रहता है। मैंने यहाँ बालक की प्रकृति इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम प्रकृतिवाद को शैक्षिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो प्रकृतिवाद छात्र केंद्रित होते हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेशन होते हैं। यह छात्रों पे बल देता है, छात्रों की रुचियों पे बल देता है, छात्रों के अनुभवों पे बल देता है और छात्र को आंतरिक शक्तियों को जो है ना ये बल देता है। इसमें शिक्षक की भूमिका को गौण रखा गया है। किसको रखा गया गौण? शिक्षक की भूमिका को गौण रखा गया है और बालक की प्रवृत्ति को सबसे जो है सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए यहाँ बालक की प्रकृति जो है कहा गया है। और बालक की प्रकृति का अभिप्राय क्या है कि बालक की इसकी आंतरिक रुचियों को, इसके स्ट्रेंथ को, इसके
कि अनुभवों को समझना, और यही जो भौतिकवादी है, इसके अंतर्गत ही, इस भौतिक से ही इस बालक की रचना होती है, इस बालक का निर्माण होता है, और यही समाज के, राष्ट्र के और राज्य के ही एक सर्वोत्तम तत्व के रूप में माना गया है। इसलिए हम भौतिकवाद के अंतर्गत हम अपनी जितनी भी क्रियाकलाप है वो अनुभव पे मानते हैं, और ये अनुभव अगर बालक की अपनी रुचि के अनुसार हो, बालक की अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार हो, बालक की अपनी क्षमता के अनुसार हो, तो भौतिकवाद को बढ़ाने में सबसे सफल माना जाता है। तो इस तरह जो है प्रकृतिवाद का अर्थ है। मैं फिर एक बार जो मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृतिवाद शब्द जो है नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसके दो शब्द है, नेचर प्लस इज। नेचर का मतलब होता है पदार्थ, और इज्म का होता है तवाद, यानी पदार्थवाद कहे या भौतिकवाद कहे या प्रकृतिवाद कहे, तीनों चीज बराबर है, या जड़त्ववाद कहे, तीनों चीज, चारों चीज बराबर है। इस तरह जो है, जब हम इसके प्योर अर्थ के बाद में आते हैं तो इसके मुख्य अर्थ है, एक है भौतिक प्रकृति और एक है बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति अर्थात बाहरी, जिसमें हम भौतिक को जो है ना सत्यता मानते हैं, और दूसरी सत्यता है बालक की प्रकृति की, अर्थात बालक की रुचियों को समझना, बालक की वास्तविकता को समझना, बालक की उसकी क्षमताओं को समझना, बालक के अपने अनुभवों को कार्य पे जो है ना करके जो है ना आगे बढ़ने पे जो है बल देते हैं। इस तरह जो है हम देखते हैं कैसे प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत माना जाता है। अब जब हम परिभाषा में जब हम आएंगे तो हमको ये मालूम चलेगा कि जितनी भी परिभाषाएं हैं और जितने भी दर्शन प्रकृतिवाद दार्शनिक थे, सभी ने इन परिभाषाओं को इसी पदार्थवाद, इसी प्रकृतिवाद और बालक की प्रकृति के चार दीवारी के तरफ ही अपनी परिभाषा को इंगित करते हैं। और कहीं कहीं तो बहुत से जो है प्रकृतिवाद के जो जनक थे, उन्होंने ये माना है कि आदर्शवाद की विपरीत को ही, आदर्शवाद की विपरीत संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। इस तरह अब हम प्रकृतिवाद की परिभाषा को पढ़ेंगे। आइए, सब लोग जो है ना गौर से देखते होंगे प्रकृतिवाद की परिभाषा। पहला परिभाषा है ब्रिशी महोदय के अनुसार। ब्रिशी महोदय के अनुसार, ब्रिशी महोदय भी एक प्रकृतिवाद के ही समर्थक थे, जो कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है, उसका बहिष्कार ही उसका प्रमुख विशेषताएं है। हमने इससे पहले आदर्शवाद में अध्ययन किया था कि आदर्शवाद को हम आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं, अर्थात उसमें आंतरिक शक्ति का, मन का, आत्मा का अध्ययन करते हैं, और वो एक आध्यात्मिक है। लेकिन ऋषि महोदय कहते हैं इसी के विपरीत जब हम जाते हैं तो इसको हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। अर्थात जब हम आध्यात्मिक शक्तियों को जो हम नकारते हैं और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब आध्यात्मिकवाद के विपरीत भौतिकवाद को जब अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम प्रकृतिवाद की संज्ञा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो है ना आसानी से समझते होंगे। दूसरा है थॉमस एंड लॉन्ग। इससे पहले जो है ना मैंने बताया था कि कैसे जो है यह काल स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले नाम था थॉमस का। मैं फिर आपसे जो है ना ऊपर जाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। थॉमस, देखिएगा पहला पिक्स में जो है ना थॉमस है, उसके बाद जो है जीन जैक्स रूसो, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर। इसलिए जब हम इनके परिभाषाओं को जब हम समझते हैं, थॉमस एंड लैंग के परिभाषाओं का, तो देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से इन्होंने परिभाषित किया है। अब बहुत सरल शब्दों में इन्होंने परिभाषित किया है कि आदर्शवाद के विपरीत, आदर्शवाद के विपरीत मन को मानते हैं। आदर्शवाद में मन को पदार्थ के अधीन मानते हैं, अर्थात आदर्शवाद के अंतर्गत मन की संज्ञा लेते थे, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, पदार्थ की संज्ञा लेंगे। हम यहाँ क्या लेंगे, पदार्थ की संज्ञा लेंगे। और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। मैं फिर आपको बता दूं कि आदर्शवाद के अंतर्गत हम मन को लेते हैं, आत्मा को लेते हैं, आध्यात्मिक को लेते हैं। लेकिन जब इसी के विपरीत जब हम जाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। अब आप कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कि वास्तविकता में जो प्रकृतिवाद है कहीं ना कहीं जो है ना आदर्शवाद के विपरीत डिफिनेशन को बताता है। उसमें मन को जो है ना सर्वोत्तम मानते थे, आत्मा को सर्वोत्तम मानते थे, ईश्वर जो है ना इस ब्रह्मांड के रचयिता है।
लेकिन इसमें जो है हम बाहरी वातावरण को, प्रकृति को मानते हैं, बालक की प्रकृति को मानते हैं, और इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं बल्कि इस प्रकृति है, और इसी प्रकृति में हमें विलीन हो जानी है, यानी समाप्त हो जाएगी। हम इसी प्रकृति से, इसी बाहरी वातावरण प्रकृति से हम बने हैं। मनुष्य भी एक बाहरी वातावरण की तरह है। क्यों? इसका भी उत्तर समझिए। मनुष्य एक बाहरी वातावरण की तरफ कैसे है? क्योंकि हमारे सामने जितने भी चीज दिखाई देते हैं वो सब क्या है? भौतिक पदार्थ है। इसीलिए मनुष्य भी तो हमें सामने दिखाई देता है। आपके सामने एक मनुष्य दिखाई देता है कि नहीं? आपके सामने देखेंगे कि जो है ना, इस प्रकृतिवाद में, इस भौतिकवाद में जो है ना, मनुष्य भी दिखाई देता है। इसीलिए मनुष्य को भी जो है ना, हम पदार्थ मात्र को जो है मानते हैं, और इसकी वास्तविकता का अध्ययन ही हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद कहते हैं। तो इस तरह जो है ना, हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीसी महोदय और थॉमस एंड लैंग का डिफिनेशन ऑलमोस्ट जो है आपको मैच खाता है, और ये एक ही बात कहते हैं कि आदर्शवाद के विपरीत, यानी भौतिक को मानना, प्रकृति को मानना और इसकी सत्यता की खोज करना ही हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। अब तीसरा परिभाषा है जेम्स वार्ड के अनुसार, जो गौर से हम लोग देखेंगे। जेम्स वार्ड कहते हैं प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक माना जाता है। यानी पृथक मीन्स होता है अलग, यानी ईश्वर से अलग मानता है। आत्मा को पदार्थ यानी मन को पदार्थ, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च प्रदान करता है। वही बात आ रही है आध्यात्मिक से जब जोड़ेंगे। ये भी कहते हैं कि प्रकृतिवाद के सिद्धांत जो है, जिसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, इस प्रकृति की रचना जो है, इस जो है पूरी श्रेष्ठ की, उस भौतिकवाद की और इस पदार्थ की जो रचना है वो प्रकृतिवाद के द्वारा है। अर्थात हम जो देखते हैं उसी का जनक है, उसी से जो है वो निर्माण हुआ है, फिर उसी में जो है विलीन हो जाना है। इसमें कोई बाहरी शक्ति का नहीं है, और ये अपरिवर्तनशील बताया गया है। अर्थात इसकी जो साइक्लिक प्रक्रिया है वो साइक्लिक प्रक्रिया से सबको गुजरना है, और इसी साइक्लिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमें निर्माण और विनाश होना है। हम आगे आपको बताएंगे कि डार्विन के सिद्धांत ने क्यों प्रकृतिवाद को जो है ना सपोर्ट किया। जब डार्विन के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि इस विश्व की रचयिता हमारे भौतिक के पिंडों के आपस में टकराने से, बमबार्डिंग करने से जो है ना इसका निर्माण हुआ। इसीलिए प्रकृतिवाद के समर्थन के रूप में हम डार्विन को भी मानते हैं। और आपको हम बता दें, अभी स्टेट जो 2019 की जो परीक्षा थी उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया कि डार्विन महोदय किसके समर्थक है? तो डार्विन महोदय जो है प्रकृतिवाद के समर्थक। उन्होंने बाहरी भौतिकवादी को, पदार्थवादी को इन्होंने सपोर्ट किया, और इसने बताया कि इस विश्व की रचयिता, इस विश्व का निर्माण जो है आपस में इस पदार्थों को टकराने से, इस पिंडों के टकराने से उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है टेस्टेड 2019 में पूछा गया था कि डार्विन महोदय किस वाद के समर्थन है? तो डार्विन महोदय जो है वो प्रकृतिवाद के समर्थन है। अब जब इसके विस्तृत उल्लेखों का वर्णन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा फिलोसफी है जिसमें हम बाहरी जगत पदार्थ को सत्यता मानते हैं, और इसी सत्यता की खोज के लिए हम तत्पर रहते हैं, जिसको हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। थोड़ा सा मैं मेटाफिजिक्स की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब मेटाफिजिक्स जब हम पढ़ते थे तो आप गौर कीजिएगा कि उस समय हमने बताया था कि मेटाफिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है पदार्थ, और फिजिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज। अर्थात पदार्थ का जब हम साइंटिफिक नॉलेज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम तत्व मीमांसा की संज्ञा देते हैं, जिसमें हमने बताया था कि इसके अंदर क्या क्या समस्या आ सकती हैं। तो आपने देखा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का निर्माण कैसे होते हैं, इस विश्व की रचयिता कौन है, समानता क्या है, सत्य प्राप्ति करने के साधन पदार्थ हैं या कुछ अन्य हैं। इस तरह जो है ना आपने तत्व मीमांसा का विस्तृत वर्णन किया, और इसी तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही हम प्रकृतिवाद का अध्ययन करते हैं। तो कहीं कहीं परिभाषा का जब उल्लेख करते हैं तो हम देखते हैं कि तत्व मीमांसा की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, भौतिकवाद, जड़ तत्व का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं।
अर्थात इसमें आंतरिक शक्तियों को, आत्मा को, आध्यात्मिक को हम नकारते हैं, सत्यम शिवम को नकारते हैं, और इस ब्रह्मांड की जो रचयिता है ईश्वर उसको भी नकारते हैं। और हम कहते हैं कि बाहरी जगत, इस भौतिक, इस पदार्थ का अध्ययन, एक सिस्टमेटिक अध्ययन, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन, सत्यता की दृष्टि से जो अध्ययन होती है, उसे ही हम प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हैं। अब जो है हम इसके विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। अगला बिंदु पे हम चलते हैं, प्रकृतिवाद की विशेषताएं। गौर कीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो जितने भी परिभाषाएं, जितने भी अर्थ जब हमने इसका समझा, तो विशेषताएं वहीं से निकलती हैं। किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु से संबंधित जो भी विशेषताएं होती हैं, उसके अर्थ से, उसकी परिभाषा से, उसके संप्रत्यय से कोशिश कीजिए निकालने का। हमने उसी से जो है ना इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है कि प्रगतिवाद, प्रकृतिवाद प्रगति के सर्वोपरि मानता है। प्रगति का मतलब क्या है कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को जो है सत्य मानता है। जो बाहरी वातावरण में जो भी जो है प्रगति हो रही है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चेंजेज आ रहे हैं, वही सत्य है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि सत्ता को विश्वास नहीं करता। मैंने फिर अभी बताया है कि आदर्शवाद के अंतर्गत ईश्वर की सत्ता को जो है ना स्वीकार कहा जाता है। ब्रह्मांड की शक्ति का निर्माता ये ईश्वर है, लेकिन यहाँ है कि ईश्वर की शक्ति को हम नकारते हैं। असली शक्ति जो है, वास्तविकता जो शक्ति है, यह भौतिकवाद है, और इसी भौतिकवाद से पूरी वास्तविकता, इस पूरी जो है सृष्टि का निर्माण हुआ, और फिर इसी सृष्टि में हमें विलीन हो जाना है। दूसरा नंबर हम देखेंगे विशेषता, इस संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और अंत में कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जानी है। जो मैंने अभी बताया कि इस संसार की उत्पत्ति, इस सृष्टि की उत्पत्ति जो है प्रकृति से हुई है, यानी हमारा भौतिक से हुई है, पदार्थ से हुई है, और हमें फिर इसी में विलीन हो जाना है। और मैं एक बार और बता दूं कि मनुष्य को क्यों पदार्थ की संज्ञा देते हैं। तो मैं बता दूं कि बाहरी जगत, जो हम आंखों से जितने भी चीज जो देख रहे हैं, हमारे सामने जितने भी चीज जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे ये पेड़ पौधे हो, या जो है ये आकाश हो, चाहे ये जो है पहाड़ हो, चाहे ये नदी हो, जो भी चीज है, ये सब में कण बसता है, मोलिकुल बसता है। उसी मोलिकुल को पदार्थ की संज्ञा हम देते हैं, उसी को हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं। इसीलिए मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकृति से हुई है, इस पदार्थ से हुई है, और हमें इसी में विलीन हो जाना है, इसी में हमें समाप्त हो जाना है। तीसरा जो विशेषता है, यह संसार भौतिक है, आध्यात्मिक का विरोध करता है। मैं इससे पहले भी बता दिया, ये कैसा है, ये भौतिकवादी है, ये पदार्थवादी का अध्ययन करता है, ये जड़त्व का अध्ययन करता है, ये पदार्थ की प्रगति का अध्ययन करता है, जो हमारे सामने बाहरी वातावरण के, मनुष्य के बाहरी वातावरण को जो है देखते हैं। जैसे अभी जो कोरोना बीमारी है, इस पे मैं आपको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के कंसेप्ट को समझाता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह बीमारी जो है मनुष्य के कुकर्मों के द्वारा है, इसलिए यह फैल रहा है। तो यहाँ कुकर्म का अभिप्राय है क्या, आध्यात्मिक, कि मनुष्य अपनी गलतियों का जो है, गलतियों का जोखिम जो है कोरोना के द्वारा जो है ये ले रहे हैं। तो ये क्या है, आध्यात्मिक। लेकिन जब इसकी प्रकृतिवाद में इसका अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि मनुष्य या जानवर जो भी चीज है इसी से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसी पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए व्यक्ति इस पदार्थ से उत्पन्न हुए को क्या है, ये अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति में ही नष्ट हो जानी है। इसीलिए प्रकृतिवाद की संज्ञा यहाँ हम कोरोना के रूप में देंगे कि कोरोना जो बीमारी है वो मनुष्य के द्वारा या पदार्थों के द्वारा या जानवरों के द्वारा ही उत्पत्ति है, और इसीलिए इसके विनाश जो है इसके कारक है। जो पदार्थ और जो भौतिक से जो है बनेगा, वो फिर उसको उसी में समाहित होना है, उसी में विलीन हो जाना है, उसी में नष्ट हो जाना है। तो इस तरह जो है दोनों तरफ से आपने देखा कैसे कोरोना बीमारी को हम आदर्शवाद के नजरिया से देखेंगे और कैसे हम प्रकृतिवाद के नजरिया से देखेंगे। अगला है, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करते हैं। आत्मा यानी मन, आध्यात्मिक, ये जितने भी चीज है आंतरिक है, इसे हम क्या है, मन को और पदार्थ, मन को या आत्मा को हम क्या मानेंगे, पदार्थ मानेंगे, भौतिक मानेंगे, प्रकृति मानेंगे, नेचुरल मानेंगे। क्योंकि प्रत्येक जितनी भी चीज जो है इस ब्रह्मांड में हम जो देख रहे हैं, सभी का निर्माण क्या है,
परमाणु से है और इस मॉलिक्यूल से है, और ये परमाणु और ये मॉलिक्यूल जो है ये पदार्थवाद की ही संज्ञा में हम रखते हैं। अगला बिंदु है सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध प्राप्त करने इंद्रियों को अत्यंत महत्व देते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या है, इंद्रियां जितने भी होते हैं, चाहे आपका जीभ हो, चाहे आपका कान हो, चाहे आपका आंख हो, ये जितने भी चीज हैं इंद्रियां, ये सभी हमें अनुभव पे जो है आधारित होते हैं। और प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम अनुभव का अध्ययन करते हैं, इस भौतिक से पदार्थ को अध्ययन करते हैं। इसीलिए इससे इंद्रिय से जितने भी प्राप्त होने वाली जो ज्ञान है उसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। अब इस तरह जो है हम देखे हैं कैसे जो है प्रकृतिवाद को जो है हम समझेंगे, कैसे प्रकृतिवाद के जो है ना अर्थ को बताएंगे, कैसे हम प्रकृतिवाद की परिभाषा को बताएंगे, कैसे इसकी विशेषताओं का उल्लेख हम करते हैं। अब जब हमारा अगला टॉपिक है कि प्रकृतिवाद के मूल तत्व, हो सकता है कि इसमें जो है समय लगेगा, लेकिन मैं एक केवल जो है 2 बिंदु का उल्लेख करूंगा, क्योंकि वक्त की जो है कमी है। केवल 2 बिंदु का इसमें देखेंगे। क्या है, मैंने आपको बताया था जितने भी वाद हैं सभी वाद का अध्ययन हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत करेंगे, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करेंगे, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करेंगे और तर्कशास्त्र के आधार पर भी करेंगे। तो इस तरह प्रकृतिवाद का जब अध्ययन प्रकृति की तत्व मीमांसा के रूप में हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत अब गौर से देखेंगे, एक नंबर पे गौर से देखेंगे सभी लोग एक नंबर पे कि प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा क्या कहता है। इसके अंतर्गत अंतिम सत्व तत्व की विवेचना है, यानी पदार्थ के जो है विवेचना है, पदार्थ का अध्ययन है। प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ को ही सत्व मानते हैं। किसको मानते हैं? पदार्थ को, यानी इस भौतिक को, इस जो बाहरी जगत में जो हम जो चीज देख रहे हैं उसको ही सत्व मानते हैं, न कि हम इस मन को शक्ति मानते हैं, न इस आत्मा को शक्ति मानते हैं। ईश्वर की शक्ति हम नहीं मानते। इसलिए प्रकृतिवाद के अंतर्गत जब हम तत्व मीमांसा का अध्ययन करते हैं तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत किसको मानते हैं? पदार्थ को। पदार्थ को सत्व मानते हैं। समस्त विश्व का निर्माण पदार्थ से हुआ है, क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है और इसी में हमें फिर विलीन हो जाना है, इसी में समाप्त हो जाना है। ये पदार्थ, यह सृष्टि, यह भौतिक हमेशा रहेगा। हम और आप जो है इस सृष्टि से चले जाएंगे, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहेंगे। इसीलिए प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो तत्व मीमांसा का अध्ययन करते हैं, इसमें आता है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत प्रकृतिवाद क्या है कि हम प्रकृतिवाद में पदार्थ का अध्ययन करते हैं, यही सत्यता है और इसी सत्यता से हमें निर्माण हुआ है, इसी में हमें विलीन हो जाना है। लेकिन जहां तक इस भौतिक सृष्टि की बात है तो भौतिक सृष्टि जैसा है तैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहे न रहे, लेकिन हम जितना अपनी अनुभव से जो प्राप्त किए हैं वो अनुभव ही हमारा प्रकृतिवाद कहलाता है। और लास्ट जो है हम आज एक ही पॉइंट का अध्ययन करेंगे, केवल ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करते हैं। तो हम बता दें, इस प्रकृतिवाद और इस प्रकृति से और इस ज्ञान इंद्रियों से जो अनुभव मिलता है वही हमारा क्या है, ज्ञान मीमांसा है। इस तरह हम प्रकृतिवाद और ज्ञान मीमांसा के जो है अध्ययन को हमने पढ़ा और हम सभी लोगों से उम्मीद करते हैं, सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि आपने प्रकृतिवाद के अर्थ को, प्रकृतिवाद के परिभाषा को, प्रकृतिवाद की विशेषताओं को बेहतर ढंग से जो है ना आपने समझा होगा और इसी के आधार पे आप यह भी समझ लीजिए कि कैसे आदर्शवाद और कैसे प्रकृतिवाद दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। एक अमूमन तौर पे, एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है, ताकि आप इसका व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आदर्शवाद के अंतर्गत मन को, उसके आत्मा को, उसके आध्यात्मिकता को अध्ययन करते हैं, लेकिन वहीं प्रकृतिवाद के अंतर्गत इस प्रकृति को, इस पदार्थ को, इस बाहरी भौतिकवादी को हम श्रेष्ठ मानते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत ईश्वर की भूमिका होती है, अर्थात इस ब्रह्मांड और इस शक्ति का निर्माता ईश्वर हैं, लेकिन प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थ को ही मानते हैं, यही परिवर्तनशील है। सभी जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जो है पदार्थ हैं, इसी भौतिक दृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, इसी भौतिक दृष्टि से इसके निर्माण हुए हैं और इसी में हमें विलीन हो जाना है। वहीं अगला हम देखेंगे कि आदर्शवाद के जो है प्रमुख प्रवर्तन में जो है सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का,
का नाम आता था, लेकिन वहीं नेचुरलिज्म के अंतर्गत यानी प्रकृतिवाद के अंतर्गत समर्थक में हम रूसो का, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, हक्सले, डार्विन, लैमार्क का नाम विस्तृत रूप से हम लेते हैं। इस तरह जो है हमें प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बीच में कुछ हद तक अंतर देखने को मिला, और प्रत्येकवाद की अपनी खूबसूरती है, प्रत्येकवाद की अपनी शैक्षिक दृष्टि से अध्ययन है। जब हम इसके शैक्षिक दृष्टि का अध्ययन अगले क्लास में हम करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे प्रकृतिवाद हमें शैक्षिक दृष्टि से उसके उद्देश्यों के निर्माण करने में, उसके पाठ्यक्रम के निर्माण करने में, उसके अधिगम प्रक्रिया को निर्माण करने में, कैसे हम छात्र की भूमिका को जो है बताते हैं, कैसे हम समाज को जो है ना बेहतर ढंग से आगे लेके चलना चाहते हैं। इसी के साथ मैं सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे और इसकी व्याख्या आप आसानी से भावी जीवन में या खुद को अनुभव के रूप में विस्तृत रूप से उल्लेख आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी लोगों को जो है इस ऑनलाइन कक्षा में बने थे, इसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को एक बार और याद दिला दूं कि किसी भी प्रकार का आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के फेसबुक के वेबसाइट पे जाए, वहां आपको सभी सूचनाएं समय समय पे प्राप्त होती रहेंगी, तथा यूट्यूब पे भी जाए, आपको पिछले वीडियो का भी जो है ना पूरी जो है जानकारी, उसकी विस्तृत अध्ययन आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं सभी लोग को फिर से मैं जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूं और सभी लोग को जो है हार्दिक अभिनंदन किया और सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और इसी के साथ इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त कर रहा हूं। आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।